अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। बिला आखिर सदारती इंतखाब के लिए जितनी चहमगोइयाँ और ख्यालात का इजहार कल रात तक हो रहा था, वो तमाम के तमाम दावे बकिया अपोजिशन की तरफ से हमें दम तोड़ते नजर आए, क्योंकि न ही मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम विड्रॉ किया गया और न ही एतजाज़ एहसन साहब का, और न ही कोई मुश्तरका उम्मीदवार अपोजिशन की तरफ से आया। इसका मतलब ये समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने स्टांस पर कायम रही कि एतजाज़ एहसन साहब ही उम्मीदवार होंगे, और जो बकिया अपोजिशन थी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम के लिए, बल्कि उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक वक्त में अपोजिशन में सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, उनको बहैसियत कैंडिडेट खड़ा किया। यह अलग बात है कि आरिफ अलवी साहब को इस अपोजिशन की डिवाइड से फायदा जरूर पहुंचेगा, लेकिन क्या मुस्तकबिल करीब में अपोजिशन दीगर मामलात पर यकजा होती है हमें नजर आएगी या फिर नहीं। प्रोग्राम में हम जरा इस पर भी बात करेंगे। और खुर्शीद शाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब ने एतजाज़ एहसन साहब की जो नामजदगी थी उस हवाले से गुफ्तगू की थी और उनका नाम लिया था कि उनको आगे लेके आ जाए। फवाद साहब ने इसे डिनाई किया है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने अगर ये बात कही है तो किस ग्राउंड के ऊपर कही है, ये भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चंद दिन की हुकूमत और इसके साथ बेपनाह तनाज़ात। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इल्ज़ामात से लेकर जो नया नाम जिसमें इजाफा हुआ है कराची से एक और शख्सियत का, आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उनको भी पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये अलग बात है कि वो पीटीआई के हक़ में ही हर जगह वोट देंगे और पीटीआई के हक़ में ही बात करेंगे, लेकिन कराची के जो एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है। इसके अलावा अगर हम देखें पंजाब के अंदर, तो जिस तरह सीएम पंजाब की तरफ से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब के हवाले से भी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई, फिर फवाद चौधरी साहब के कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर भी हुई। क्या इमरान खान साहब इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज को एक साथ डील कर सकेंगे बहुत ही कलील अरसे में? यह भी एक बड़ा टास्क होगा और उस पर भी बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे खारजा पॉलिसी के हवाले से। अमरीकी वज़ीर खारजा की जो कॉल थी उसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई क्लैरिटी नहीं आई, और पार्लियामेंट ये एक्सपेक्ट करी है कि इस हवाले से वो एतमाद में पार्लियामेंट को लेंगे, लेकिन अभी तक पीटीआई की तरफ से ये भी नहीं किया गया है। क्या वाकई जो 3 वज़ीर खारजा पाकिस्तान आने वाले हैं आइंदा चंद दिनों में, उसके लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में क्लैरिटी मौजूद है, और क्या अपोजिशन के साथ तमाम जमातों को भी इस हवाले से एतमाद में लिया जा रहा है? इन तमाम इशूज़ पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूंगी स्टूडियो। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और वीडियो लिंक पर मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब, और इसके अलावा मेरे साथ राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं और 92 न्यूज़ की टीम से वाबस्ता भी हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करूँगी सर मंजूर साहब आपसे। सर, क्योंकि अपोजिशन की एक बड़ी स्टेक होल्डर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका? एक तो बुनियादी बात समझनी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उसको समझना चाहिए। ये ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए थे, ये उठे हैं, ये इधर आ गए, ये इनको उठाया गया है, इधर आ गए, और यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे थे वो उठे हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस पे चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे बैठी हुई है, अपोजिशन में बैठी हुई है। वो कल इनकी भी अपोजिशन थी, वो आज पीटीआई की भी अपोजिशन पे बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, हम कोई अलायंस नहीं है अपोजिशन। एक पॉइंट पे हम सब ने एग्री किया है और वो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन और उसके मैदान के हवाले से। बिल्कुल। उसके अलावा अभी तक हमारे कोई उस तरह से नहीं है। मसलन एमआरडी राना साहब को पता है, आपको शायद उतना ना इल्म हो, मैं हिस्सा रहा हूँ एमआरडी का, फिर एआरडी का हिस्सा रहा हूँ। एआरडी के टाइम पे तो जब जावेद हाशमी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे एआरडी के, तो मैं मेंबर था। जावेद हाशमी साहब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स को प्रिजाइड करते रहे हैं। तो वो एक जब अलायंस बनता है तो उसके कुछ ओहदेदार बनते हैं, कुछ चीज़ों पे हम एग्री करते हैं। ये नहीं था, एक अरेंजमेंट था। जब बैठे तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम चल मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, उस पर कुछ चीज़ें हुई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम आया, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने कोई टेलीफोन पे या टीवी पे नहीं, उनके घर जाकर 2 सीनियर बंदे गए और जाकर कहा कि हमारे ये हुआ है, हमारी पार्टी इस पे नहीं मान रही, रिएक्शन है, आप या बंदा तब्दील कर ले या आपके पास राइट है, आप स्पीकर का इलेक्शन लड़ना चाहते तो लड़ लें। आप शहबाज शरीफ साहब के नाम की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने उसको कायम रखे। जब नहीं चेंज किया, वो चेंज कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने चलो हमने दिया, लेकिन हमने जाकर उनको कह भी दिया और फिर ये भी कहा कि आप स्पीकर का वोट देना चाहते हैं तो दें, नहीं देना चाहते ना दे, अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं तो करें। हमने 3 दिन पहले स्पीकर के नॉमिनेशन से पहले जाकर कह दिया। बिल्कुल सही।
हमने अपना फर्ज अदा किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं दिया था, ठीक है, एब्सटेन कर लिया। अब यहाँ पे जो बात हुई, जो अभी खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात आ रही है, ये जो फवाद साहब ने ऐसे चलते चलते पार्लियामेंट के अंदर ही बात की, ना उन्होंने संजीदगी से बात की, ना हमने संजीदगी से बात ली, और शाम को वो बात कह रहे हैं और सुबह वो ट्वीट कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो है वो हमारे कैंडिडेट हैं। तो जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया उस दिन हमने संजीदगी के साथ जो एतजाज साहब को इसलिए बनाया कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे फेस की जरूरत थी जो कोई एक प्रोग्रेसिव फेस हो, जो ज्यूरिस्ट हो, जो शायर हो, जो अदीब हो, जिसका बड़ा नाम हो, सीनियर है। जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का इतराज है, इतराज ठीक है, उनका हो सकता है हमारे किसी भी बंदे पे। एक तो मुझे लग रहा है कि वो टिट फॉर टैट है, वो जवाब दे रहे हैं हमें कि शहबाज साहब के लिए वोट नहीं दिया तो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, चाहे एतजाज साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी जब पहले अपोजिशन में हुआ करते थे, फिर वो भी टाइम आया 99 में कि उसी चौधरी एतजाज साहब के घर चलकर मोहतरमा कुलसूम नवाज चली गई कि आप मियां साहब का केस लड़े। तो फिर उसी चौधरी एतजाज साहब ने पूरी तनदही के साथ, मुझे सेनेटर अब्बासी बताती थी, जो अभी सादिया अब्बासी, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात चौधरी एतजाज साहब सारी सारी रात बैठे रहते थे और सुबह वैसे ही उठकर कोर्ट में चले जाते थे। तो ये इस तनदही से केस भी लड़ा। तो जब जरूरत हो जो एतजाज साहब की, तो फिर वो सारी बातें बुला दी जाएं, और अगर जो एतजाज साहब को जरूरत हो फिर सारी बातें याद आ जाएं। अगर मैं ये पूछूं कि ये भी पता है ऑपोजिशन को कि शायद उनका कैंडिडेट जीत ना भी सके, फिर क्या जरूरत थी? हो सकता है नून लीग ये अंडरस्टैंड कर लेती कि अगर एतजाज साहब को वोट दे भी दिया तो कम से कम पीपल्स पार्टी से तो फासला कम हो जाएगा ना। देखो ना, एक तो हम अपोजिशन में बैठे, हमारे फासले रहे। मसलन अभी जो कुछ लोगों ने कहा कि इनकी मजबूरियां हैं, मजबूरियां वही हैं कि 2015 में केसेस बनाए गए, इनकी हुकूमत में बनाए गए। नून लीग समझती कि बड़ी पार्टी है तो उनको फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए ना। हम तो इनके अभी तक जख्म खुर्दा हैं। डॉक्टर आसिम को पोपा के तहत उठाया गया 90, जहां पे वो जेट ब्लैक टेररिस्ट को उठाना था, और आज नून लीग के बहुत सारे लोग ओपन कहते हैं। अच्छा, मैं मंजूर साहब वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर, मैं आपका भी मौकफ लूंगी गौस साहब, लेकिन पहले थोड़ा सा जरा मैं हुकूमती जो जमात है उनसे बात कर लेती हूँ। उस्मान डार साहब, सर ये बताएं कि आरिफ अलवी साहब के हवाले से एक्सपेक्टेशन तो पीटीआई की बहुत हाई है, लेकिन ये जो डिवाइड आया है, चाहे रीजन कोई भी रहा हो इसमें, किसी के भी जीतने का या डिवीजन आने का नून लीग पीपल्स पार्टी के, पीटीआई कितना फायदा उठाएगी इससे? देखिए जी, अब तो इंशाल्लाह हमारी जो जीत है वो वाज़ेह है। वैसे भी हमारे पास जो अददी बरतरी थी पहले से मौजूद थी, लेकिन मैं इस बात की तरफ आना चाहूँगा जो चौधरी साहब फरमा रहे थे। देखें, ये किस तरह फवाद चौधरी साहब के पीछे छुप सकते हैं जी कि फवाद चौधरी साहब ने प्रपोज़ किया और फिर हमने एतजाज़ अहसन साहब का भी नाम एंडोर्स कर दिया, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन खुद एक दूसरे के कैंडिडेट को मानने को तैयार नहीं है। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुकूमती जमात एतजाज़ अहसन साहब का नाम एंडोर्स करेगी या उनके पीछे खड़ी हो जाएगी? असल में बुनियादी तौर पर इस इत्तेहाद में जो दरार डाली है ये PMLN वालों ने डाली है। और मैं पूछना चाहूँगा गौस साहब से कि इन्होंने किन क्रेडेंशियल्स पे इन्होंने मौलाना साहब का नाम पुट किया है। वो इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है इसमें मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं। पहले तो उन्होंने कहा जी ये इंतखाबाती धांधली ज़दा हैं, तमाम का तमाम मैंडेट जैली है, ओथ नहीं उठाना। फिर उसके बाद जो वो स्पीच करते हैं, हेट स्पीच जो उन्होंने की कि 14 अगस्त नहीं मनानी, जश्न आज़ादी नहीं मनानी, तो कैसे ऐसा शख्स एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और प्रेसिडेंट जो कि वफाक की अलामत है ना, लेकिन चले वो तो उनका फैसला है, उनका फैसला है तो ये तो बाकी ऑपोजिशन का फैसला है। वो गौस साहब जवाब दे देंगे, लेकिन इसलिए मैं तो सना वो तो उसका तो जवाब दें। पीटीआई क्या कितना फायदा उठा सकेगी इससे? फायदा ही फायदा है। अपोजिशन तो पूरी मेहनत कर रही है हमें जिताने के लिए। मैं थोड़ा सा राना अजीम साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये जो डिवाइड है ये क्या पीपल्स पार्टी के जहन में पहले से था कि हमने नून लीग के साथ नहीं बैठना, पिछले 5 साल जो उन्होंने किया है, तो अपनी डायरेक्शन या अपनी पोजीशन सेपरेट रखनी है, या आपको लगता है कि मौरूजी हालात की वजह से ये फैसला करना पड़ा पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, असल में अगर हम देखते हैं ना तो ये सारा कुछ जो है, मैं समझता हूँ इस पूरी गेम में पीपल्स पार्टी का कसूर हमें नज़र नहीं आता। और गौर करें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं।
एक ग्रुप किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन के नाम पर मुतफिक नहीं था, जिसका परवेज़ रशीद ने वाज़ेह तौर पे इजहार भी कर दिया था। और जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ की बात है, मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो तो आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो को फ़ोन तक करना गवारा नहीं कर रहे थे। अगर किसी ने इत्तेहाद करना होता है, अपना उम्मीदवार लेकर जाना होता है या किसी का हो, तो वो एक कदम आगे बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ के कोशिश करता है कि अपोजिशन को मुत्तहिद किया जाए। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन और इसकी तस्दीक भी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने मुझसे आज इस बात में की। उन्होंने कहा जी ये फैसला हो चुका था, हम ये फैसला कर चुके थे कि ना हमने इलेक्शन लड़ना है और ना ही हमने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को आगे लेकर आना है। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान को लाने का मकसद इलेक्शन सदारती इलेक्शन नहीं था, वो मकसद एक था कि आसफ अली जरदारी जो ये कहते हैं कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के हर तमाम जमातों को अपने साथ खड़ा कर सकता हूं और मेरे पास वो फन है और मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। उन्होंने कहा हमने ये एक तीर से तीन शिकार किए हैं, आसफ अली जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है और दूसरा हमने मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जो जमातें हमारे साथ आई हैं उनसे सेनेट में हमने अपनी हमायत का उनसे वादा ले लिया हुआ है। और तीसरा उन्होंने कहा जी हमने एक अवामी कुव्वत के साथ मुहर्रम के बाद बाहर निकलना है और उसमें मौलाना समेत दीगर जो जमातें हैं वो हमारा साथ देंगी। उन्होंने कहा पंजाब के अंदर तो हम थे, लेकिन KPK में, बलोचिस्तान में और सिंध के अंदर हमारे पास वो कुछ नहीं था कि हम अवामी तौर पर निकलते, तो कम अज़ कम KPK और बलोचिस्तान में तो मौलाना और उसके इत्तेहादी हमारा साथ देंगे और हमारी एक तहरीक बनेगी। ये लगता है कि इलेक्शन से पहले एक प्लानिंग हो चुकी थी और ये प्लानिंग जो थी ये उसी तरीके से चल रही थी कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी को पहले इससे अलहदा किया जाए और पीपल्स पार्टी से अलहदा किया जाए मौलाना समेत दीगर लोगों को, और वो उस पर वो कामयाब हुए हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि कामयाब हुए। और मैं आपको ये भी बता दूं, बिल्कुल ये क्लियर आपको रिजल्ट सामने नजर आ जाएगा 4 तारीख को कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से वोट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को नहीं पड़ेंगे। ये मैं बिल्कुल आपको चैलेंज से कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुझे खुद लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले 4 अरकान असम्बली ने कहा देखिए वो मौलाना को नहीं पढ़ रहे, वो मौलाना को नहीं पढ़ रहे, एतजाज़ साहब को पढ़ सकते हैं, ज्यादा चांस जो है ना अलवी साहब के हैं, ज्यादा चांस अलवी साहब के हैं और उसके बाद एतजाज़ साहब के हैं। लेकिन मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, देख लीजिएगा इलेक्शन के दिन रिजल्ट आपके सामने होगा, जितने मर्जी कोई दावे कर ले, इसलिए कि मेरी खुद बात हुई है, मैंने किसी से सुना नहीं, मैंने उन लोगों से खुद गुफ्तगू की है। तो उन्होंने कहा यार इस मौलाना को देने से तो बेहतर है कि हम फिर तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को दे दें। चलिए वैसे राना साहब, वैसे एतजाज साहब ने भी एक मौके पर कहा है कि उनको JUIF के भी कुछ वोट पड़ेंगे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोट पड़ेंगे। अब ये तो वोट वाले दिन पता चल सके, लेकिन गौस साहब जो बातें राना अजीम साहब कह रहे हैं सर कि क्या इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी नून लीग के अंदर कि जीतना तो हमने नहीं है लेकिन हमने इस अपोजिशन को इकट्ठा भी नहीं रहने देना, क्योंकि जो इनिशिएटिव था वो तो JUIF की तरफ से या MMA की तरफ से आया था ना, एक जॉइंट अपोजिशन का, अदरवाइज तो पोलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्कैटर्ड ही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चौधरी साहब ने जो फरमाया कि जब हम एक एजेंडे पर इकट्ठे हुए थे, और बात यही है कि इलेक्शन में जैसे रिज़ल्ट है और जिस तरह आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, तो फजल रहमान साहब या MMA की ये था कि ये बिल्कुल इलेक्शन नाकाबिल कबूल है, हमें सड़कों पे आना चाहिए। हम भी चाहते थे, हम भी बड़े गर्वित थे कि पंजाब में जो हमारे साथ हुआ, पीपल्स पार्टी को चूँकि सिंध में अक्सरियत मिल गई थी, हुकूमत बन रही थी, उन्होंने कहा नहीं जी आप ऐसे के बजाय सड़कों के आने के हमें जो लूला लंगड़ा मैंडेट मिला है इसको कबूल करना चाहिए। फिर सारी पोजीशन इकट्ठी हुई, उसमें जमात इस्लामी थी, ANP थी, पीपल्स पार्टी, JUI, सब ने बैठ के ये फैसला किया कि बहरहाल जो हमें जो लूला लंगड़ा निज़ाम मिला है जमहूरी, तो इसको लेके आगे चलना है। फिर मीटिंग होती है, उसमें वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नामज़द होता है, स्पीकर का होता है, डिप्टी स्पीकर का होता है, और ये बड़ा खुशरूबी से हो जाता है। और शहबाज शरीफ का नाम मैडम शीरी रहमान ने बारह अनाउंस किया कि शहबाज शरीफ जो है हमारे वज़ीर आज़म कैंडिडेट होंगे और खुर्शीद साहब हमारे होंगे स्पीकर के, और डिप्टी स्पीकर के मौलाना साहब के असद महमूद वो होंगे। ये मोहतरमा शीरी रहमान ने अपने मुँह से अल्फाज अदा किए, सब ने मीटे पे सुने। फिर उसके बाद हमें पता नहीं कि क्या हुआ, जरदारी साहब की डोरें किसने खींची या जरदारी साहब क्यों अपना फैसला बदलना मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि नहीं ये हमें काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल इन्होंने असम्बली में हमने माजरत के साथ में मैंने क्वेश्चन मंजूर साहब से भी किया था कि इतने रिजिड क्यों हुए। चले नून लीग कॉम्प्रोमाइज कर लेती, कहते ठीक है कोई और कैंडिडेट ले आते। तो हमारी विल तो इकट्ठे चलें। देखो खुर्शीद शाह को हमने वोट दिए और कोई एक वोट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ नून का। असद महमूद मौलाना साहब के जो बेटे डिप्टी स्पीकर इलेक्शन है उसके 2 वोट कायम हुए, एक इन्होंने नहीं दिया, एक हमारा बंदा कोई ज़रूरी काम था
वो चला गया, हमारा बंदा आया नहीं था। तो जो हमारा बंदा दिल्ली है तो उसमें 2 थे, तो उसमें ये कहना कि जी मुस्लिम नून मौलाना साहब को वोट नहीं देगी, नहीं हमारी पार्टी डिसिप्लिन की। जिस तरह एतजाज साहब ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि अगर रियाज सादिक साहब जैसा कैंडिडेट होता, राजा जुल्फिकार साहब जैसे कैंडिडेट होते तो शायद वो खुद ही विड्रॉ करवा देते अपना नाम। नहीं, ऐसा कैंडिडेट भी तो लाया जा सकता था। ये तो अभी कल खुर्शीद साहब ने कह दिया है ना कि एतजाज साहब ने ये कहा कि जो अब जब मैं कागजात जमा करूँगा तो ना मैं विज़्ड्रॉ करूँगा और ना किसी के हक में मैंने लड़ना है। तो ये तो एक पॉलिटिकल बयान है कि फलां को ले आते फलां को ले आते हैं। एतजाज साहब ने जो हमारे खिलाफ पनामा केस चला उन्होंने ज़ाती अटैक किए मियां नवाज शरीफ पे, मियां शरीफ पे, मियां शहबाज पे, सब ज़ाती अटैक किए। शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए 2013 में, वो भी सारे ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर पहले ऐलान क्यों किया हमारे शहबाज? हम तो याद थे, हम तो चाहते सबको लेके इकट्ठा चलना चाहते थे। हमारी नीयत खराब हुई तो हम खुर्शीद साहब को क्यों वोट देते? सरदारी साहब की अपनी मजबूरियाँ हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी मजबूरियाँ हैं, उनको कहीं से इनकी डोरें लाई जा रही हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट में केस है, FIR के पीछे पड़े। को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर चुके हैं मंजूर साहब। बिल्कुल करें, इनके हक पूरा हक पर अपनी पार्टी का दिफा करें। तो ये और ख़ुद भी ये गवर्नमेंट के नज़दीक होना चाह रहे हैं। कुछ कुव्वत ऐसी जो उसमें बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया। चलिए एक मुख्तसर वक्फा मुझे लेने दें और उसके बाद जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी इंडिविजुअलिटी कायम है, वहीं हमें यह भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नज़ाइम के साथ हुकूमत में आई थी, जो एक के बाद एक वाकयात हो रहे हैं, पाकपतन में DPO की तैनाती और तब्दीली से लेके पंजाब में CM पंजाब का जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है, फिर कराची के अंदर जो एक वेव उठ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये तमाम इशूज किस तरीके से खान साहब और उनकी गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से DPO की तैनाती और फिर तब्दीली के हवाले से जो खबरें आती रहीं, पंजाब हुकूमत का तो उस पर उस तरह ऑफिशियली रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस तबादले का नोटिस भी लिया है। लेकिन इस वाक़े के बाद एक सिलसिला चल निकला है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। अगर हम CM पंजाब के प्रोटोकॉल के इस्तेमाल करने को लें, अगर हम कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल को लें, तो एक के बाद एक ऐसे तनाज़ात हैं। खासतौर पर शेख रशीद साहब की वीडियो को अगर लें, बड़े अवामी ज़रूर नज़र आते थे, लेकिन जिस तरीके से उस वीडियो में उन्होंने ख़ास तौर पर अवाम को भी तनकीद का निशाना बनाया और तनबीह की है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई नहीं मिल रही है सोशल मीडिया पे और मीडिया चैनल्स के ऊपर। उस्मान डार साहब, सर इस सेगमेंट का आगाज़ आपसे करूंगी। सर, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन वाकयात को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बार बार कहने के बावजूद कि वो सादगी की रविश को अपनाएंगे? देखिए, सच ये बात नहीं है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन सना हमें ये भी देखना है कि गुज़श्ता 25, 30, 35 सालों से बिलखुसूस पंजाब में किस तरह का एक माइंड सेट रहा है हुकूमत का, और जो पिछले 10 साल जिस तरह PMLN ने हुकूमत की है पंजाब पे। तो आप जिस DPO वाले वाक़या का जिक्र कर रही थी, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया, और जो 2 बयानियाँ चल रहे थे, एक IG साहब का और एक DPO साहब का, ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो पहले रोज़ से ही पुलिस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हक़ में नहीं है, और मैं समझता हूँ कि IG साहब का जो बयानिया है कि DPO साहब ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई और सीनियर्स को इन्होंने ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया, तो ये तो सामने आ जाएगा। जहाँ तक वज़ीर आला की बात है, तो आपने माजी में भी देखा है चीफ मिनिस्टर पंजाब को वो किस तरह लाओ लश्कर लेके निकलते थे। अगर गाड़ियाँ 70, 80, 90 से 10, 15 पे आ गई हैं तो तब्दीली की तरफ हम चल पड़े हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल ज़ीरो तब्दीली की तरफ हम नहीं गए, लेकिन एक डायरेक्शन पकड़ ली है, और इंशाल्लाह ताला 100 रोज़ा प्लान जो हमने कौम के सामने रखा है। क्यों उस पर अमल नहीं कर रहे? जी सर, ये जो तरीकाकार है इसके ऊपर CM पंजाब उस तरह अमल क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, CM पंजाब हों, कोई भी मिनिस्टर हों, सबको अमल करना होगा, और आपको जैसे मैं कह रहा हूँ कि 100 रोज़ा प्लान पे पूरी एक हंगामी सूरत हाल में हम काम कर रहे हैं। तो आप चंद रोज़ तो देना, अभी 10 दिन हुए हैं और मीडिया जो है माशाल्लाह हमारा एहतसाब करना शुरू हो गया। हमें खुशी है, आप लोग हमारा मीडिया ट्रायल करें, हमें जगा के रखें। देखें, हमारी नीयत साफ़ है, हमें लोगों ने 1 करोड़ 68 लाख पाकिस्तानियों ने इसी कल्चर के ख़िलाफ़ वोट दिए हैं,
इसी कल्चर को ठीक करने के लिए वोट दिए हैं, करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए वोट दिए हैं। हम कभी भी ऐसे कल्चर के हामी ना हक में हो सकते हैं। तो आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे, चाहे चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, चाहे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे कोई फेडरल मिनिस्टर हो या प्रोविजनल मिनिस्टर, सब के सब आपको सादगी में नजर आएंगे जो का वाकया सामने आ गया। सर लेकिन मेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके से टीम को तैयार किया गया था, मैं राना अजीम साहब इस क्वेश्चन को आपकी तरफ लेके आती हूं कि खान साहब जिस एजेंडे के तहत, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत, जिस मंशूर के तहत आए थे, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा होगा। सीएम पंजाब वक्त के साथ साथ समझेंगे पीटीआई का तरीकाकार क्या है, या फिर जो डीपीओ था विदाउट इन्वेस्टिगेशन उसका तबादला हो जाएगा। सर ये बताएगा कि ये क्या वक्त के साथ पीटीआई को समझ आएगा कि इंप्लीमेंट कैसे करना है सादगी के कवानीन को और तरीकाकार को, या जो रिवायात सालों से मौजूद है उनको खत्म नहीं कर सकेगी पीटीआई? देखिए सर, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि अभी तक पीटीआई की हुकूमत बन चुकी है, पंजाब में आ चुके हैं, और आज मेरी वज़ीर आला पंजाब से कोई 1.5 घंटा मुलाकात भी रही हुई। ये सारे सवाल जो आपके ज़हन में हैं, आपने पूछे हैं, मैंने उनसे भी पूछे, बड़ी डिटेल से बात की। तो उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस पर अमल करेंगे। बल्कि मैंने हंसते हुए उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी आपकी जो फुटेज हेलीकॉप्टर और उसके बाद गाड़ियों का लश्कर जो एक दिखाया जा रहा है, उसकी जो फुटेज आई है वो तो आपके DGPR ने जारी की है। तो वो हैरान हो गए, DGPR ने जारी किया। मैंने कहा जनाब ये देखें, ये कोड किसका होता है, ये फुटेज जहाँ से आई है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि भाई ये किस तरह हो गया। फिर मैंने पूछा जी इतनी गाड़ियाँ, उन्होंने एक बड़ा क्या उन्होंने कहा, बात यह है कि मेरे प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ अगर 11 थी तो बाकी गाड़ियाँ जो थी, अगर मेरे दोस्त वहाँ पे गाड़ियों में आ जाती हैं मुझे लेने के लिए या मुझे मिलने के लिए, तो मैं उनको किस तरह रोक सकता हूँ। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पे कंट्रोल करूंगा और कोशिश करूंगा कोई ऐसा आगे से आगे कोई ऐसा मामला ना हो। फिर जब हमने डीपीओ वाला मामला उनके साथ डिस्कस किया, तो उस पर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास वो एक रिपोर्ट थी जो सुबह अदालत में पेश होनी है, और वो रिपोर्ट एक अदारे की थी। तो मैंने जब उनसे सवाल किया तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, सुबह आपको रिपोर्ट में भी ये चीज़ नजर आ जाएगी कि इस पूरे मामले में बनी गाला या बुशरा बीबी का कोई रोल नहीं, किरदार नहीं था। शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों ने इनको बदनाम करने पर अपना बड़ा अहम रोल अदा किया। और ध्यान में रखिएगा, दूसरा, मैं ये नहीं कि तहरीक इंसाफ की हमायत में बात करता हूँ, पंजाब के अंदर बाकायदा ब्यूरोक्रेसी में पुलिस के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो अब भी उन लोगों की हमायत कर रहा है जिनके खिलाफ ये जीत कर रहे हैं। तो फिर इस बात को किस तरह, जिस तरह पीटीआई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को उठाती थी, अब उन्होंने उस तमाम काम को करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस मामले में जिसका रोल था, जिसने ये सब कुछ किया था, उसको अभी तक सामने नहीं लाया गया। मतलब इस पे हमें फौरी तौर पे जो चीज़ चाहिए थी वो खासा का बयान आना चाहिए था कि भाई मेरिट पे डिसीजन करें, मेरिट पे डिसीजन करना चाहिए था कि मेरिट पे कल यही होगा, आप देख लीजिएगा कल उसमें। बिल्कुल ठीक, राना साहब ठीक। अच्छा, अगर इन बातों को सही मान भी लिया जाए तो मंजूर साहब, सर ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब कर रहे हैं, चलें ये तो किसी ब्यूरोक्रेसी के ग्रुप की तरफ से नहीं हो रहा ना, ये तो वो खुद बहैसियत पंजाब के वजीर इत्तला जो कुछ कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने आज उस पर माजरत की है, लेकिन जो पिछले 2 रोज के दौरान हमने देखा, क्या उनको गवर्नमेंट में आने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? दूसरा, शेख रशीद साहब की, सर जो आपने वीडियो भी अगर देखी हो, क्या शेख साहब भी ये अंडरस्टैंड नहीं करे कि वो किस प्रोसेस से और पिछले 5 साल किस तरह आवाम में रहे? जी, एक तो बात मैं ये समझ रहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो ये एक कॉस्मेटिक्स जो मेजर्स हैं, ऑस्टेरिटी का और बाकी चीज़ें, इसमें उनका ज़रूर ख्याल रखेंगे। नहीं, उसमें फंस कर रह गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आम आदमी गलती करता है तो और बात है, जब मौलवी कोई गलती करता है ना तो वो ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। इन्होंने बहुत बातें की थी, ये आज जो बातें कह रहे हैं कि एक दोस्तों की गाड़ियां आ जाती हैं, तो बाकी लोगों के दोस्त नहीं थे, उनके भी दोस्त थे, उनके भी गाड़ियां आ जाती थी। सो इस हवाले से ये देखना पड़ेगा कि देखें ये जो वाकयात जितने भी हुए हैं उनमें किसी नॉन लीग ने, पीपल्स पार्टी ने या किसी प्रेस वाले ने क्या किया, ये सारे इन्होंने खुद ही किए हैं। ये खुद ट्रायल करता रहा, ये खुद कुछ हमलावर बने हुए हैं शुरू से ही, पहले दिन से। मसलन ये डीपीओ वाला वाकया किसी और ने किया है, ये चौहान साहब वाला वाकया किसी और ने इनको इंस्टिगेट किया है, ये जो प्रोटोकॉल वाला इशू है ये किसी और ने किया है, ये जो फैसले किए हैं चीफ मिनिस्टर्स के और बाकी कैबिनेट के फैसले ये किसी और ने किए हैं। ये जो फयाज साहब ने गुफ्तगू की है, फयाज साहब को जो लगाया है वो किसी और ने लगाया है। जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है वो किसी, हमने उनको कहा था कि ये इसका जवाब दें जो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, तो ये इन्होंने खुद सारी बातें की हैं।
सो 10 दिन के अंदर जो ये इतराज़ है कि ट्रायल शुरू हो गया है, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, सो उन्होंने इनवाइट किया है मीडिया ट्रायल को, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो रियल इश्यूज हैं पीटीआई को उनकी तरफ जाना चाहिए कि ये 1 करोड़ नौकरी कैसे देंगे, ये 50 लाख घर कैसे बनाएंगे, ये बेरोजगारी का क्या है, वो उसके सामने ठोस चीजें रखें। लेकिन चूंकि पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने अपना एजेंडा बता दिया कि मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को और उनको डाल दिया, मैं ये कहता हूं कि वो तो जेल में ऑलरेडी पड़े हैं, ईसीएल में नाम डाल दिया, ठीक है, जब निकल आते बेल हो जाती ईसीएल पे डाल देते। आपको क्या इतनी जल्दी है? फोरेंसिक ऑडिट और नून लीग को भी अभी समझ नहीं आ रही कि मजबूरियां हमें बता रहे हैं, पता इनको समझ आनी चाहिए कि शिकंजा तो इनके गिर्द है। सो इसलिए ये सारी चीजें इन्होंने खुद की हैं और मैं ये समझता हूं ऑनेस्टली। और एक और बुनियादी बात है, राना अजीम साहब सीनियर साफी हैं, मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, पार्टी का वो बॉन्ड भी नहीं है जो कराची से आवाजें उठ रही, कहीं उधर से उठ रही, कहीं उधर से। अभी मुझे एक मैसेज आया, खान साहब को साथ लेके चलना पड़ेगा ना उन्हें। मुझे अभी एक मैसेज आया कि ये जो वरासती सियासत है उसके खिलाफ परवेज खटक साहब के बेटे ने आज कागजात जमा कराने। सो ये सारी चीजें अब इनको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हुकूमत है और हुकूमतों को फेस करनी पड़ती हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में क्या कुछ इवन तोते बिठाकर उनसे फाले निकाली गई। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने हौसले के साथ सारा कुछ बर्दाश्त किया। गौस साहब, जितनी बर्दाश्त पीपल्स पार्टी है, चले नून लीग के ऊपर जितनी तनकीद 5 साल होती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन इक़्तिदार में आने के बाद इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि उनके हवाले से तनकीदी अमल भी उतना ही रहेगा जितना उनके हवाले से तारीफी कलमात अदा होते रहे पिछले 5 साल। सर, ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, सर आपके ख्याल में ये वाकई नून लीग की तरफ से जो अपॉइंटमेंट्स की गई थी उसी की वजह से हो रहा है? अगर मैं स्पेशली सरकारी मामलात की बात करूं। नहीं, जो इतनी अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ये निगरान सेटअप में हुए हैं। निगरान सेटअप में तमाम अजला के टीपीओ और डीसीओ सब का ट्रांसफर हो गया था और इन्होंने अपनी मर्जी से। खाकान अब्बासी साहब ने जाने से पहले कई रद्दोबदल किए हैं, फिर कई बजट्स में दिए गए। नहीं, मैं उनकी बात करता हूँ, ये पंजाब लेवल की टीपीओ की बात। डीप पंजाब में तमाम डीपीओ ट्रांसफर हुए हैं और वो अपनी मर्जी के लगाए। बिल्कुल ठीक है, एक मुख्तसर वक्फा। हमारे साथ राना अजीम साहब प्रोग्राम के इस हिस्से तक मौजूद है। राना साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। और एक मुख्तसर वक्फे के बाद बात करेंगे कि खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की किस तक तब्दीली आती नजर आ रही है। 3 वज़राए खारजा का आने वाले दिनों में पाकिस्तान का दौरा है, कितनी तैयारी है पीटीआई की गवर्नमेंट भी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की नई हुकूमत आने के बाद कुछ बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। एक तरफ वजीर खारजा की, अमरीकी वजीर खारजा की हमारे वजीर आजम पाकिस्तान को की जाने वाली टेलीफोन कॉल, उसके बाद तनाज़ात और जिस हद तक उस पर गुफ्तगू की जा चुकी है, शायद किसी किस्म की क्लैरिटी की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि रज़ा रब्बानी साहब को कहना पड़ रहा है कि इस टेलीफोन कॉल के ऊपर वजीर आजम को ऐवान में तमाम नुमाइंदगान को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो वज़ीर खारजा के दौरा पाकिस्तान आने वाले दिनों में होने हैं, क्या डायरेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की है, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर दिफाई तज्जियाकार भी हैं। शहजाद साहब, सर मैं आपसे पहले कमेंट चाहूंगी कि ये जो टेलीफोन कॉल आई और उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी, आपके ख्याल में क्या खान साहब को जरूरत है कि वो ये डिस्कशन पार्लियामेंट में लेके आए? दूसरा, जो वज़ीर खारजा के हवाले से दौरे होने हैं, खान साहब अभी अंदरूनी इश्यूज के ऊपर बड़े बिजी हैं, आपको लगता है कि फॉरेन इश्यूज के ऊपर भी उनका काम हो चुका है या पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्लियर है पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, एक तो खुशाइंद है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के आते साथ ही दुनिया में और हमारे खत्ते में जितने भी ज़रूरी किस्म के और जो हमारे हमसाया ममालिक, ईरान मसलन या अमेरिका दूर से और जापान के वज़ीर ख़ारजा, ये तमाम वज़राए ख़ारजा जो हैं वो उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान आने का सोचा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक नई हुकूमत एक नई सोच के साथ आती है, एक पॉपुलर हुकूमत है और इस पॉपुलर हुकूमत के लिए मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा कि नए रास्ते तलाश किए जा सकें उन मामलात को हल करने के लिए जो कि खत्ते के लिए या बायलैटरली कुछ ममालिक के साथ मुश्किलात खड़ी किए हुए हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है और लोगों को लगता है कि इवन बाहर वालों को भी, जो बाहर के ममालिक हैं, उनको भी लगता है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान में एक नई अप्रोच और नई सोच के साथ मामलात को बेहतर अंदाज में आगे ले जाया जा सकता है फॉरेन पॉलिसी के महाज पे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या वो जो टेलीफोन कॉल थी सेक्रेटरी पोम्पियो, देखिए आने वाले हैं, सेक्रेटरी पोम्पियो आ जाएंगे अभी और विजिट करेंगे आके पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में कि उसके अंदर
तफसील से बातचीत हो जाएगी। अगर टेलीफोन की गुफ्तगू के अंदर कहीं कोई बीच में गैप्स रह गए या कोई ऐसी चीज़ है जो कि वजाहत तलब है तो उसके ऊपर भी बात हो जाएगी। मुझे यकीन है कि दोनों वज़राए खारजा जो हैं ये अपने आप को प्रेस के आगे भी पेश करेंगे और मेरा ख्याल है प्रेस अगर इस किस्म के सवालात होंगे तो वो फिर दोनों वज़राए खारजा फ्री होंगे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। तो दो मुख्तलिफ एलानिये जो थे या एलामिये जो थे दोनों तरफ से उसके अंदर कहीं ना कहीं माज़रत सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत माज़रत चाहूंगी सर, मुख्तसर मुझे एक और सवाल का भी जवाब दे दें कि ये जो आज वज़ीर आज़म और 4 वज़रा उनके साथ गए हैं GHQ और एक बड़ी उनको मुफस्सल किस्म की ब्रीफिंग दी गई है, आपके ख्याल में अच्छा इनिशिएटिव है? अब हम कह सकते हैं कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो बेहतर भी हो रहे हैं और एक पेज पे भी हमें इदारे नजर आते हैं, क्या एक ऐसा मैसेज कन्वे हुआ है? मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में तो सिविल मिलिट्री हमेशा ही एक पेज पे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी सोच मुख्तलिफ हो। हमारे तरीका कार में जब असल में सिविल मिलिट्री की बुनियाद जब और चीज़ों पे खराब होती है, कहीं और मसाइल की वजह से खराब होती है, तो फिर उसके बाद जो फिर हर चीज़ गलत नजर आना शुरू हो जाती है। वरना फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की हो, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बगैर इन 2 या 3 अतराफ या 4 अतराफ के लोगों के मिल्क के साथ सिवाय चलने के और कोई तरीका ही नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है और जाहिर है कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही देखिए इवन इन द वर्स्ट कंडीशंस जबकि यमन का मामला आया, ईरान के मामला, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात, वो डॉन लीक्स भी चल रहा था, सब चल रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब और जो भी आर्मी चीफ उस वक्त का होता था वो हमेशा आपको ट्रैवल इकट्ठे करते नजर आते थे। तो उन हालात में भी मेरा ख्याल है कि एक आपको बहुत बेहतर आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नजर आता है क्योंकि वो मुल्क का मामला होता है। बिल्कुल ठीक, शहजाद साहब को पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा, एक तो मंजूर साहब से मुझे ये फरमाएगा कि रज़ा रब्बानी साहब ने जो डिमांड किया है कि पार्लियामेंट को एतमाद मिले इस हवाले से, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी इस पर किस एक्सटेंट तक जाएगी अगर खान साहब की तरफ से या वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कुछ क्लैरिटी पार्लियामेंट फ्लोर पर नहीं आती। और दूसरा सर, अभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा सबसे पहले पाकिस्तान आ रहे हैं, ईरान और पाकिस्तान में खिंचाव सर मौजूद है। जरदारी साहब के दौर में बड़ी कोशिश हुई थी लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ा स्पेस आया। आपको लगता है कि अब खान साहब की तरजीह होगी कि ईरान से दोबारा वैसे ताल्लुकात हो? देखिए, 2 मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, स्पेशली जो अमेरिका के हैं और फिर ईरान के। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टेलीफोन कॉल के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर उलझाव पैदा किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने खुद ही। अब उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया है, अगर फिर भी नहीं कहेंगे तो वो टेलीफोन जो टेप है वो रिलीज कर देंगे। बिल्कुल सही। तो उस पे एक ऐसी कैफियत में इन्होंने कोशिश की शायद कि उनको पहले ही से दबा लें, लेकिन नहीं है। इस वक्त सबसे ख़राब हालात जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के वो अमेरिका के साथ हैं। या तो आपको ये फैसला करना है कि आपने काम, फिर एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा खारजा पॉलिसी के अंदर। मतलब अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, इवन मिडल ईस्ट, ये बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। आप ईरान को एंटरटेन करेंगे उसी वक्त सारा मिडल ईस्ट दूसरी तरफ बैठा होगा। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमने ईरान के साथ ताल्लुका ठीक करने की कोशिश की तो हमने उसकी कीमत भी अदा की और वो गैस पाइपलाइन आज तक नहीं आई। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और आज की जो मीटिंग थी मैं समझ रहा हूँ कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो खैर उस हवाले से ये है 6-7 घंटे चली है, 6-7 घंटे, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आपके ऐसे हैं, मसलन इंडिया के साथ, ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ, अमेरिका के साथ। चूँकि अमेरिका ने पहली बार आपके जो फौजी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भी नहीं बुलाया, ये तारीख में पहली बार हुआ। सो अब आप दूसरी तरफ भी देख रहे हैं, रशिया की तरफ, बाकी जगहों पे भी देख रहे हैं चाइना का क्या रोल है। सी पैक के ऊपर मेरी इतलात हैं कि शायद रिव्यू होने जा रहा है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने तो जाकर सीधा कह दिया कि ये मुआहदे गलत है। मेरे हुकूमत जो है महातिर मोहम्मद, जिसको सब फॉलो करते हैं, कि ये बहुत रिवर्स है मेरे ख्याल के मुताबिक, ज़ाती ख्याल के मुताबिक। जो सीपैक के मुआहदे हैं इनमें $35 बिलियन तो आपने बिजली के मंसूबों के लिए रख लिया, $11 अरब इंफ्रा, इसको रिवर्स होना चाहिए था। जो कि जरदारी साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जो इस सीपैक के अंदर उस तरह से नहीं हो पाई, बाद में इन्होंने उसको उलट कर दिया। सो ये एक मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए खारजा महाज पे, और वही सबसे अहम होगा इस हुकूमत के लिए। जो मैंने कहा कि जो रियल इशूज़ हैं वो तो ये हैं, तो इस पर देखना पड़ेगा कि हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ती है। जहां तक ये ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पर, बाकी जमातों भी जहां पे खारजा पॉलिसी का इशू आएगा
तो वो गवर्नमेंट को गाइड तो करेंगे। और ये भी बात ठीक है कि आपको हाउस को एतमाद में लेना पड़ेगा बहुत सारी इशू, लेकिन जो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट होगा उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स वो पार्टी तो लाजमी बात है। वो तो हमेशा कहा, जब केस बनाए जा रहे थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त भी खारजा अमूर की जो कमेटी थी उसकी चेयरपर्सन बनी और उन्होंने जाकर बाहर बहुत सारी दुनिया के अंदर रोल प्ले किया था। गौस साहब, मुझे लास्ट कमेंट आपका, फिर उस्मान डार साहब की तरफ जाऊंगी कि नून लीग पे हमेशा क्रिटिसिज्म हुआ कि खारजा अमूर के हवाले से 4 साल हमारे पास वजीर खारजा नहीं रहा और मियाँ साहब खुद इसको लुक आफ्टर करते रहे। सर, अब कितना क्रिटिकल चेक पीटीआई के ऊपर नून लीग रखेगी? हाँ देखो, पहले तो ये इतराज़ कि जी मियाँ साहब ने वज़ीर ख़ारजा नहीं था मियाँ इस दौर में, तो उसमें तो गवर्नमेंट मैंडेट लेके आती है, उसकी मर्ज़ी है वो वज़ीर ख़ारजा रखे ना रखे। अभी इमरान खान साहब ने वज़ीर दाखिला नहीं रखा तो ये उसकी मर्ज़ी है, हमने तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उस वक्त कोई ऐसे मामला चल रहे होते हैं जो कि बिटवीन द कंट्री हेड चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ बड़े सेंसिटिव इशू हैं, सऊदी अरब का इशू है, और ख़ास तौर पर सी पैक के हवाले से इतने इश्यूज़ हैं। हम जो एक आइसोलेशन की थी, पाकिस्तान को आइसोलेट जो किया जा रहा है, ये उसकी मेन वजह ये है कि सी पैक और अमेरिका इससे बड़ा खायफ है। अमेरिका नहीं चाहता कि जो चाइना जो है बहर अरब तक पहुंच जाए, उसको यहाँ सहूलत मुयसर हो जाए, तो अमेरिका और उसकी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी हमारे खिलाफ है भी और अफगानिस्तान भी उनके साथ है। तो हमें एक बैलेंस रखना होगा, हमें असाब पे काबू रखना होगा, और हुकूमत ने पहले जो 10-12 दिन में बदहवासियाँ की हैं इनसे बचना होगा। और हम ज़्यादा तरकीद नहीं करेंगे, हमने 100 दिन इनको दिए हैं, 100 दिन में कुछ ना कुछ ये हमें देंगे, उसके बाद तरकीद करेंगे। सिर्फ उसके बाद फिर क्या होगा? हाँ। सिर्फ तनकीद होगी या उससे आगे भी कुछ होगा? नहीं, उस बाद हमारा मेन एक मुतालबा जिन्होंने भी किया, हमने किया वो पार्लिमानी कमीशन बनाना है जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है। अभी तक 2 हफ्ते हो गए। पार्लिमानी कमेटी की बात किया है, वो पार्लिमानी कमीशन या कमेटी एक ही चीज़ है, अभी तक गवर्नमेंट ने कमीशन और है, कमीशन में तो फिर बिल्कुल वो ज़्यादा हाई पावर उसके टीओआरस बनेंगे, पार्लिमानी कमीशन बनेगा। बनाना गवर्नमेंट को जल्दी बनाना चाहिए। अगर वो पहले सौदे में नहीं बना था तो हम तो कम से कम तमाम पार्टियों के इत्तेफाक है कि हम सड़कों पे आएंगे और कहेंगे कि जो इलेक्शन में रिगिंग तमाम पार्टियों का इत्तेफाक है। नहीं, उसमें देखो ना, इस पे तो इत्तेफाक है, इस पे कोई दूसरी नहीं, तो सारे आएंगे। देखो, हमने जब भी जमहूरियत का मसला होगा, मुल्क की बका का मसला होगा, हम सारे इकट्ठे होंगे। ये बिचौर सियासत, हम अपोजिशन पार्टीज हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान की ऑपोजिशन में 100 दिन के बाद सही ऑपोजिशन नजर आएगी। हाँ, उससे पहले भी सही है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान साहब खुशकिस्मत कौम को इंतजार है जिस दिन ये इकट्ठे होंगे। बस एक मैं बात खत्म करता हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान खुशकिस्मत है कि उसको जिम्मेदार पोजीशन मिली है, जिम्मेदार सियासी पार्टी है, जो पोजीशन ये बात दुरुस्त है आपकी। अच्छा, उस्मान डार साहब से लास्ट कमेंट आपका कि खारजा अमूर के हवाले से खान साहब की तरजीहात, और फिर ये कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को आगे किस तरह लेकर चलेंगे खान साहब ऐसे वक्त में जबकि बहुत से ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं। देखिए, पहले रोज़ से ही हमारी हुकूमत में एक कुल वक्ती वज़ीर खारजा का होना इस बात की तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब बहुत संजीदा हैं फ़ॉरेन अफेयर्स को लेके, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं, और पहले ही जिक्र हो रहा था कि पिछली हुकूमत में तो 4 साल तक फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, और उसका भी काफ़ी अजाला भुगता हमने एज ए कौम, अंदरूनी बैरूनी मामलात, इंटरनेशनल फोरम। उसका जवाब ऐसे दे दिया गौस साहब ने, लेकिन ये है कि देखें शाह मिनिस्टर नहीं है, शाह वो इंटीरियर मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट मिनिस्टर लग गए हैं, और शायद आने वाले चंद माह में इमरान खान साहब फुल टाइम मिनिस्टर भी लगा दें। तो जहाँ तक फ़ॉरेन अफेयर्स पे या जो भी हमने फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी है वो वसी तर नेशनल इंटरेस्ट में होगी। हमारे कोई ज़ाती तल्लुकात के ऊपर, चाहे वो इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, वो वाला माइंडसेट नहीं होगा जैसे हम पिछली हुकूमतों में सुनते आए हैं जी कि किसी का बिज़नेस है वहाँ तो इसलिए इंडिया को तरजीह दी जा रही है, या सऊदीया वालों से एक ज़ाती दोस्ती है तो उस एक ज़ाती दोस्ती की बुनियाद पे तल्लुकात को आगे लेके जा रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब माशाल्लाह मंजे हुए सियासतदान हैं, वसी तजर्बा रखते हैं, और पाकिस्तान के मुकदमे को वो इंटरनेशनल फोरम्स में और आगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी वो जा रहे हैं, तो वो बेहतर तौर पर पेश करेंगे। और जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंटरनेशनल कह लें कॉरिडोर्स में राब्तों का सिलसिला तेज़ कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मज़ीद जो वज़ीर खारजा हैं दीगर ममालिक के वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जैसे ईरान, जापान और अमेरिका के वज़ीर खारजा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं।
लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी भी नजर आनी चाहिए आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया हमारे चारों मेहमानों का, चौधरी मंजूर साहब, गौस न्याजी साहब, उस्मान डार साहब और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त खास तौर पर अंदरूनी मसाइल के साथ जो बैरूनी महाज के ऊपर चैलेंजेस हैं, खास तौर पर बड़े ममालिक से ताल्लुकात, एक बेहतर मौका है पीटीआई की गवर्नमेंट के पास कि अगर ये ताल्लुकात इस्तवार हो सकें तो यकीनन रीजन में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत और मुस्तहकम हो सकेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।